हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नितिन गोयल, फैकल्टी ऑफ JEE मैथमेटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट। उसके रिलेटेड हमने सभी प्रॉपर्टीज़ देखे थे, उसके रिलेटेड हमने उसके प्रूफ भी देखे थे। आज हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूलस। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूलस देखने से पहले सबसे पहले तो हम मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मॉड्यूलस क्या होता है? सपोज मान लो तुम्हारे पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इक्वल टू a प्लस आई बी। तुम्हारे पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो क्या है, z इक्वल टू a प्लस आई बी। देन द मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन मॉड्यूलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय मॉड ऑफ z, ठीक है। या फिर इसको ऐसा भी लिखा जाता है कि z क्या है तुम्हारा a प्लस आई बी, तो मॉड ऑफ a प्लस आई बी, एंड इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको और अगर जनरलाइज करना है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a क्या है, रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, ठीक है। दैट इज योर मॉड्यूलस, दैट इज योर मॉड्यूलस। फॉर एग्जांपल सपोज z इक्वल टू 2 प्लस 2i, दैट इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर, और बोला गया है फाइंड मॉड ऑफ z। क्या बोला गया है? फाइंड करो मॉड ऑफ z। तो मॉड ऑफ z इक्वल टू क्या बोला, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, यहाँ पे रियल पार्ट क्या है 2 का स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट क्या है 2 का स्क्वायर। अच्छा, 2 स्क्वायर 4 है ना, 4 प्लस 4 8, अंडर रूट ऑफ 8। और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसको लिखेंगे 4 इंटू 2, और ये 4 रूट के बाहर आके क्या बनेगा 2, तो 2 रूट 2, दैट इज योर आंसर, ठीक है। ये तो हो गया हमारा मॉड्यूलस। लेकिन मॉड्यूलस का एग्जैक्ट ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है वो हम देखते हैं, ठीक है। मॉड्यूलस का एग्जैक्ट ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले तो देखो, आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या करता है, आर्गन प्लेन में एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। वो क्या करता है, आर्गन प्लेन में एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, आर्गन प्लेन मींस क्या होता है? सबसे पहले तो हमने कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा था। कार्टेशियन सिस्टम में हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है उसको हमने बोला था एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हमने वाई एक्सिस बोला था। यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई दोनों क्या होते हैं, रियल होते हैं। देयरफॉर इट इज योर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, therefore it is your Cartesian coordinate system. But in case of argand plane there is a two axis. Horizontal axis is a real axis and vertical axis is a imaginary axis, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यूज होगी ये अगेन ओरिजिन रहेगा, और यहाँ पे जो वैल्यूज रहेगी 1 2 3, इधर -1 -2 और चलते जाएगा -3, और ये चलते जाएगा इधर। और यहाँ पे देखो, ये रियल एक्सिस पे रियल वैल्यूज रहेगी और इमेजिनरी एक्सिस पे इमेजिनरी, यानी रियल एक्सिस पे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट लाई करेगा, रियल एक्सिस पे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट लाई करेगा, और इमेजिनरी एक्सिस पे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट लाई करेगा। इधर रहेगा 1i, इधर रहेगा 2i, इधर रहेगा 3i, इधर रहेगा 4i, चलते जाएगा। इधर रहेगा -1i, इधर रहेगा -2i, इधर रहेगा -3i, और ये चलते जाएगा, ठीक है। और अगर मैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ z इक्वल टू क्या था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 2i, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था। तो देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाले आर्गन प्लेन में, दैट इज योर आर्गन प्लेन, ठीक है, आर्गन प्लेन है ना। आर्गन प्लेन में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखो, आर्गन प्लेन में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करता है, पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z इक्वल टू 2 + 2i, z इक्वल टू 2 + 2i। यहाँ पे रियल पार्ट क्या है तुम्हारा 2 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है तुम्हारा 2 है।
है ना। मैंने बोला था रियल पार्ट कहाँ पे लाई करेगा, रियल एक्सिस पे, इमेजिनरी पार्ट कहाँ पे लाई करेगा, इमेजिनरी एक्सिस पे। तो देखो यहाँ पे हमको ये रियल पार्ट मिल गया और ये इमेजिनरी पार्ट मिल गया, तो ये हो गया तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 2 + 2i। ठीक है, इसको अगर ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो 2, 2i। ठीक है, तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आर्गन प्लेन में क्या करता है, पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, और ये जो मॉड्यूलस है वो क्या होता है, उस पॉइंट की दूरी कहां से, ओरिजिन से, दैट इज योर मॉड ऑफ जेड। ठीक है, ये है तुम्हारा मॉड ऑफ जेड। यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्गन प्लेन में पॉइंट रिप्रेजेंट करता है तो उस पॉइंट की दूरी कहां से, ओरिजिन से, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड योर मॉड्यूलस ऑफ जेड, देयरफॉर इट इज पॉजिटिव, है ना। मॉड्यूलस ऑफ जेड ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि मॉड्यूलस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। दैट इज योर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉड्यूलस। ठीक है, ये तुम्हारा मॉड्यूलस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। ठीक है, और उसके बाद देखो आपको नोट में लिखना है, नोट में अगर मैं Z1 लेस देन Z2 बोलता हूं और Z2 लेस देन Z1 बोलता हूं तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, हैज नो मीनिंग। ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर मैं ऐसे कभी नहीं बोल सकता हूं ये कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है, क्योंकि ये मीनिंगलेस है। ये जो स्टेटमेंट है वो मीनिंगलेस है। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर खुद में क्या करता है, इमेजिनरी को वगैरह कंटेन करता है, इसीलिए उसके रिलेटेड मैं कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकता हूं कि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है। देयरफॉर अगर मैं ऐसी कुछ स्टेटमेंट लिखता हूं मैथमेटिक्स में, Z1 लेस देन Z2, Z2 लेस देन Z1 हैज अ नो मीनिंग, इट इज मीनिंगलेस। ठीक है, बट अगर मैं ऐसे लिखता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ Z2, या फिर और मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Z2। ठीक है, अगर मैं मॉड्यूलस की बात करता हूं तो हैज अ मीनिंग, हैज अ मीनिंग। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना मॉड्यूलस में लेस देन हो सकता है, क्योंकि वो डिस्टेंस होता है, कोई डिस्टेंस बड़ा होता है, कोई डिस्टेंस छोटा होता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग है, बट इसका मीनिंग है क्या, नहीं, क्योंकि Z1 लेस देन Z2 इसका कोई मीनिंग नहीं है। बट कंपेयर टू, अगर मैं कंपेयर करता हूं मॉड्यूलस से तो हैज अ मीनिंग हो सकता है ना। इसका क्या मॉड्यूलस छोटा हो और इसका मॉड्यूलस बड़ा हो, इसका मॉड्यूलस बड़ा हो, इसका मॉड्यूलस छोटा हो, है ना, ये हो सकता है, इसमें कंपैरिजन होगा। बट इन केस ऑफ दिस Z1 लेस देन Z2, Z2 लेस देन Z1 हैज नो मीनिंग। ठीक है, दैट इज योर ओवरऑल अबाउट योर मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने बोला था Z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके मॉड्यूलस को मॉड ऑफ Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर। ठीक है, अगर ऐसे फॉर्म में ध्यान में रखा तो ये वाला लिख लेना, या फिर उसको फर्दर हमने क्या कर दिया, उसको जनरलाइज किया तो ये वाला ध्यान में रखना है, मॉड्यूलस क्या होता है, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो पहली प्रॉपर्टी अगर मान लो कि मैग्नीट्यूड ऑफ Z इक्वल टू 0 है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या है, 0 है, तो ये डबल इंप्लाइज करेगा कि आपका जो Z है इक्वल टू क्या रहा होगा, 0 + 0 i, तभी जाके मॉड ऑफ Z क्या रहेगा, 0 रहेगा। देखो मॉड्यूलस ऑफ Z इक्वल टू 0 है तो ये डबल इंप्लाइज करेगा Z इक्वल टू 0 + 0 i, है ना।
अगर ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा, दोनों साइड में क्या करना है, यूज करना है, क्योंकि ये इंप्लाइज है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 0 प्लस 0i के फॉर्म में है तो उसका अगर मॉड्यूलस लेते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ z इक्वल टू 0। या फिर अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या है, 0 है, तो वो डेफिनेटली वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रहा होगा, z इक्वल टू 0 प्लस 0i रहा होगा। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस इक्वल टू 1 है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस इक्वल टू 1 है, तो देन आप बोल सकते हो, देन कॉम्प्लेक्स नंबर इज यूनिमॉड्यूलर। ठीक है, यूनिमॉड्यूलर। ठीक है, अगर कोई बोला गया है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिमॉड्यूलर है तो दैट टाइम दिमाग में आने को ना, उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर रहेगा, 1 के बराबर रहेगा। अगर मॉड ऑफ 1 क्या है आपका, मॉड ऑफ z इक्वल टू क्या है, 1 है, यानी मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू 1 है, तो आप बोलोगे कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, यूनिमॉड्यूलर है। यूनिमॉड्यूलर का मतलब होता है कि आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस रहेगा वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी, मान लो तुम्हारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो z का मॉड्यूलस इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z का मॉड्यूलस इक्वल टू उसी के नेगेटिव का मॉड्यूलस। सभी वैल्यूज क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो z का मॉड्यूलस या फिर उसके कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस या फिर उसके नेगेटिव का मॉड्यूलस, वो सभी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा। जो मॉड्यूलस का आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका आएगा, वही आंसर इसका आएगा। ठीक है, और पता है आपको मॉड्यूलस ऑफ z कैसे निकाला जाता है, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। वही कॉन्सेप्ट सभी जगह यूज करोगे, वही फॉर्मूला, लेकिन इससे जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, हर इसके लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कभी कभी अगर मॉड्यूलस ऑफ z, कॉन्जुगेट ऑफ z का मॉड्यूलस है तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ z लिख सकते हो, है ना। और कभी कभी अगर निगेटिव ऑफ z का मॉड्यूलस है तो उसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशन आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है। अगर कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट ये है और कैलकुलेशन में ये है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसको इससे रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपके कैलकुलेशन पे। अब हमेशा ध्यान में रखना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस, उसके कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस और उसके नेगेटिव का मॉड्यूलस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी, जो रियल पार्ट ऑफ z है ना, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ऑफ z ये लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z के बराबर रहेगा और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ z के बराबर रहेगा। यानी जो रियल पार्ट रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसकी रेंज फिक्स है, वो ज्यादा से ज्यादा मॉड ऑफ z के बराबर रहेगा, कम से कम माइनस ऑफ मॉड ऑफ z के बराबर रहेगा, या फिर उसके बीच में रहेगा। ठीक है, इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ये रहेगी, मिनिमम वैल्यू ये रहेगी, उसके या फिर उसके बीच में लाई करेगा। ये वाली लिमिट तोड़ के वो बाहर नहीं जा सकेगा, है ना। ये वाली जो मॉड्यूलस वाली लिमिट जो है, ये रियल पार्ट इसके बाहर नहीं जा सकता, इसके बराबर हो सकता है या फिर इसके अंदर हो सकता है, लेकिन ये इसके बाहर नहीं जाएगा। ये प्रॉपर्टी है, जो रियल पार्ट है मॉड्यूलस ऑफ z के बराबर रहेगा, या फिर कम से कम कितना रहेगा, माइनस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z के बराबर रहेगा, या फिर उसके बीच में रहेगा। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट के लिए भी लागू पड़ता है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z, मॉड ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ z, मॉड ऑफ z, माइनस ऑफ मॉड ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट भी क्या रहेगा, या तो मैक्सिमम वैल्यू मॉड ऑफ z रहेगी, मिनिमम वैल्यू माइनस ऑफ मॉड ऑफ z रहेगी, या फिर इसके बीच में रहेगा। ठीक है, तो ये हो गई फोर्थ प्रॉपर्टी। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी है मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ z1 स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, ये डायरेक्ट ध्यान में रखना है फॉर्मूला। देखो, अगर z1 प्लस z2 का मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर है तो इट इज इक्वल टू
मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रहेगा किसके रियल पार्ट के, Z1 और Z2 कॉन्जुगेट। यानी आपको अगर Z1 Z2 दिया है तो Z2 का कॉन्जुगेट ले लेना है, फिर Z1 और Z2 के कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन लेना है और उसका रियल पार्ट यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, उसके बाद नंबर 6, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z2 स्क्वायर है तो इट इज इक्वल टू Z1 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड्यूलस ऑफ Z2 स्क्वायर। ठीक है, इसको यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, इधर माइनस है तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, ये हो गई नंबर 6 प्रॉपर्टी। उसके बाद नंबर 7 प्रॉपर्टी मैं क्या करता हूँ, दोनों को ऐड कर देता हूँ तो अपने आप नंबर 7 प्रॉपर्टी बन जाएगी। दोनों को ऐड करोगे तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ ऐड करना है, राइट को राइट के साथ ऐड करना है, तो नंबर 7 प्रॉपर्टी बन जाएगी तुम्हारी ये, और ये ऐड हो जाएगा तो मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर। ठीक है, राइट को राइट के साथ ऐड कर दो, राइट को राइट के साथ ऐड कर दो, ये 2 टाइम बनेगा, ये 2 टाइम बनेगा, ये प्लस वाला ये माइनस वाला कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 2 टाइम्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद नंबर 8, अगर मान लो तुम्हारे पास Z1 इंटू Z2 का मॉड्यूलस लेना है, इट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ Z2। ठीक है, ये भी कैलकुलेशन में यूज करना है। अगर कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट ये है और कैलकुलेशन में ये है तो आप क्या करोगे, इसको रिप्लेस करोगे, इससे रिप्लेस करोगे। उसके बाद नंबर 9 कहता है कि मॉड्यूलस ऑफ Z1 बाय Z2 इक्वल टू, यही मॉड ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को जाएगा, यही मॉड नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को जाएगा, तो मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2, मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2, ये 9th प्रॉपर्टी है। और नंबर 10 यहां पे कर देता हूं। ठीक है, जो Z इंटू Z कॉन्जुगेट इट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z का होल स्क्वायर। Z इंटू Z कॉन्जुगेट इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z का होल स्क्वायर होता है। Z इंटू Z कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है, मॉड्यूलस ऑफ Z का होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इसका प्रूफ बोले तो ये अभी आपको पता था, Z अगर A प्लस IB है तो Z कॉन्जुगेट क्या होता है, A माइनस IB। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि Z इंटू Z कॉन्जुगेट के प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था इट इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर था, है ना। हमने पढ़ा था कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइड करता हो तो उसका रिजल्ट क्या आता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, कॉन्जुगेट के प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। अभी थोड़ी देर के लिए हमने पढ़ा था कि अगर Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो उसका जो मॉड्यूलस होता है, Z क्या है तुम्हारा A प्लस IB, तो उसका मॉड्यूलस क्या होता है, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। ठीक है, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब स्क्वेयरिंग कर देता हूं तो ये मॉड ऑफ Z का स्क्वायर बनेगा, ये क्या बनेगा, मॉड ऑफ Z का स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा मॉड ऑफ Z का स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वेयरिंग की वजह से स्क्वायर रूट कट जाएगा और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ जाएगा। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ Z का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, मॉड ऑफ Z का स्क्वायर लिख देता हूँ, Z इंटू Z कॉन्जुगेट इक्वल टू मॉड ऑफ Z का होल स्क्वायर। इस तरह ये प्रॉपर्टी आती है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइड करता हूँ तो इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z का, मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं उसको, मॉड्यूलस को, मॉड्यूलस ऑफ Z का होल स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई नंबर 10 प्रॉपर्टीज। दैट इज योर प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपकी प्रॉपर्टीज है, किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमेशा ये प्रॉपर्टीज ध्यान में रखना है और प्रॉपर्टी डायरेक्ट यूज करना है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नेक्स्ट है हमारा
रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब देखो रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। सपोज मान लो इफ z इक्वल टू a प्लस आई बी। ठीक है, हम रेसिप्रोकल कैसे निकाले जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का वो देखने वाले हैं। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है जो क्या है a प्लस आई बी है, देन द रेसिप्रोकल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1 बाय z। कोई भी चीज का क्या करना है रेसिप्रोकल। अगर मान लो a है, a का रेसिप्रोकल क्या रहेगा 1 अपॉन a कर देना है। ठीक है, तो इसी तरह अगर z इक्वल टू a प्लस आई बी है, देन रेसिप्रोकल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, हम कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल कैसे फाइंड करते हैं ये देखने वाले हैं। ठीक है, अगर z इक्वल टू a प्लस आई बी अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन द रेसिप्रोकल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय 1 बाय z। ठीक है, ये किससे डिनोट किया जाएगा 1 बाय z से। अच्छा 1 बाय z बोले तो 1 अपॉन z क्या है तुम्हारा a प्लस आई बी, a प्लस z क्या है तुम्हारा a प्लस आई बी। अब देखो यहां पे जैसे ही मैंने 1 अपॉन a प्लस आई बी दिखा तो आपको दिखने को ना कि इट इज अ डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इट इज अ डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे ही मैंने 1 अपॉन a प्लस आई बी अगर मैंने लिखा तो तुम्हारे दिमाग में झट से आने को होना इट इज अ डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ऊपर वाला भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे वाला भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, बस देखने का नजरिया थोड़ा चेंज कर लो। ये क्या लिखा है 1 प्लस 0i लिखा है। अब देखो ऊपर वाला भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे वाला भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। और डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइड करते हैं, उसी से कॉन्जुगेट से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर वाला एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे में कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसी का कॉन्जुगेट मैं लिखता हूं a माइनस आई बी से मैंने मल्टीप्लाइड कर दिया, a माइनस आई बी से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइड क्यों किया जाता है पता है क्या, कि डिनोमिनेटर में पूरा का पूरा इमेजिनरी पार्ट खत्म करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइड किया जाता है। डिवीजन में हमेशा ध्यान में रखना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन है तो कॉन्जुगेट से क्यों मल्टीप्लाइड किया जाता है। अगर मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइड करता हूं तो डिनोमिनेटर में इमेजिनरी खत्म हो जाता है, जो भी नंबर बचता है वो रियल बचता है। ठीक है, तो ये 1 इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो 1 अपॉन z इक्वल टू a माइनस आई बी है, और नीचे में a प्लस आई बी और इधर a माइनस आई बी है ना, क्योंकि ये क्या है a प्लस आई बी बोले तो तुम्हारा z है ना, और ये क्या है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा a माइनस आई बी। एक काम कर लेता हूँ, थोड़ा पहले लिख लेता हूँ बाद में ये कर लेता हूँ, ये तुम्हारा a प्लस आई बी इंटू में a माइनस आई बी। अब देखो इसको, ये ऊपर में क्या है a माइनस आई बी बोले तो z का कॉन्जुगेट है यानी z कॉन्जुगेट, नीचे में ये क्या है तुम्हारा z है a प्लस आई बी इक्वल टू z, अगेन ये क्या है तुम्हारा कॉन्जुगेट है z कॉन्जुगेट। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था z इंटू z कॉन्जुगेट बोले तो मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा मॉड ऑफ z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ z का होल स्क्वायर, दैट इज योर रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मेरे को रेसिप्रोकल निकालना है, इट इज इक्वल टू उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को उसी के मॉड्यूलस के स्क्वायर से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है, उसी के मॉड्यूलस के स्क्वायर से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है, तब जाके आपको क्या मिल जाएगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल मिल जाएगा। देखो और यहाँ पे नोट में ध्यान में रखना, रेसिप्रोकल of complex number is also called inverse of complex number, inverse of complex number। ठीक है, देखो रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और हमने प्रॉपर्टीज भी देखे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस एज वेल एज रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का टॉपिक देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।